दोस्तों, आज़ादी के साथ ही भारत को एक ऐसा प्राउड टैग मिला जो आज तक बरकरार है। ये टैग था वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये तय किया कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म में ही चलाया जाएगा, यानी कि एक ऐसा सेटअप जहाँ पर लोग अपने ही द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव को देश की पार्लियामेंट में भेजेंगे। यही रिप्रेजेंटेटिव इस देश की गवर्नमेंट भी बनाएँगे जो देश को चलाने का काम करेगी। लेकिन आखिर एक गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है और इंडिया की पार्लियामेंट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है? या इसके हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच और इनके मेंबर्स के बीच क्या डिफरेंस है? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी आते होंगे। इनका जवाब ढूँढने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। आज हम भारत में पार्लियामेंट्री सेटअप के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। साथ ही मेंबर्स के बारे में भी हम इसके बारे में जानेंगे कि कितने तरह के मेंबर्स पार्लियामेंट में होते हैं और इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सेटअप से रिलेटेड आपका हर एक डाउट क्लियर कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के बेसिक स्ट्रक्चर की। उसके बारे में आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है कि यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट में 2 सेपरेट हाउसेस होंगे जिनका नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। इन दोनों हाउसेस में ज़्यादातर मेंबर्स इलेक्ट कर वहीं कुछ नॉमिनेट होकर आते हैं और पार्लियामेंट में ये सब मिलकर लेजिस्लेशन करते हैं। पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है। चाहे वो मेंबर लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का। इन दोनों हाउसेस के अलावा प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के ही एक पार्ट होते हैं। हालाँकि प्रेसिडेंट इन दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं होते, बल्कि उन्हें थर्ड हाउस की तरह ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का भी एक डिसिसिव रोल होता है। बात करें अगर पार्लियामेंट के फंक्शंस की, तो ये मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सबसे पहले इसका काम होता है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसमें पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में होता है। सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेशन यानी कि ये काम भी पार्लियामेंट ही करती है, जिसके लिए एक बिल ड्राफ्ट करने के लिए दोनों हाउसेस से पास किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट की एसेट के बाद ये बिल एक्ट बन जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी पार्लियामेंट का एक बेहद इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेशन इसको रन करने का काम कर रहा है, उस पे नज़र रखी जा सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले। पार्लियामेंट में आने वाले मेंबर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, इसलिए इनका काम है, जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है, उनको वो पार्लियामेंट में रिप्रेज़ेंट करें। साथ ही उनकी प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को पार्लियामेंट में सबके सामने रखें। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पार्लियामेंट के पास ही होती है। इसलिए चेंजिंग सोशल सिचुएशन के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट भी करने की नीड है, तो वो पार्लियामेंट में ही हो सकता है। तो चलिए अब हम समझते हैं डिटेल में कि दोनों हाउसेस में कंपोज़िशन और इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की, जैसे हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस या फिर टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। ये वो हाउस है जहाँ पर मौजूद मेंबर्स देश को चलाने वाली गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले पूरी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जनरल इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी से कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। इस इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट की एज कम से कम 25 साल हो और वो भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज़ अ वोटर रजिस्टर्ड हो। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी एलिजिबल वोटर्स अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत जाता है और इस तरह वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहलाता है। इस तरह से देश की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में मेंबर्स इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स बन जाते हैं। लेकिन आखिर लोकसभा में ऐसे कितने मेंबर्स आते हैं? ये जानने के लिए अगर लोकसभा की कंपोज़िशन के बारे में जानना होगा। लोकसभा की कंपोज़िशन कॉन्स्टिट्यूएंसी के आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग अ,
लोकसभा में टोटल 550 मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें से 530 मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है और 20 मेंबर्स को डायरेक्ट कलेक्शन द्वारा यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किया जाता है। 2020 तक अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में इस क्लॉज को रिमूव कर दिया गया। यानी अब लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं जो देश में चलाने वाली गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। मगर कैसे? जो लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाउस में मेजॉरिटी होती है, उसी पार्टी के लोकसभा मेंबर्स मिलकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, जो कि प्रेज़िडेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं। अगर उस लीडर के पास इन मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट होता है, यानी कि जितने मेंबर्स हैं उसका 50% से ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट है, तो प्रेज़िडेंट उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास हाउस में क्लियर मेजॉरिटी अवेलेबल नहीं है, ऐसे में प्रेज़िडेंट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करती है। अगर उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट मिलता है, तो वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडिविजुअल मेंबर्स के सपोर्ट से अपना एक लीडर सपोर्ट चूज़ करती हैं। लेकिन अगर किसी भी केस में कोई भी पार्टी इंडिविजुअल लीडर मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसे में देश में री-इलेक्शन करवाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग हाउस के मेंबर्स में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए मेंबर्स को चूज़ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए किसे अपॉइंटमेंट करना है, ये रिकमेंडेशन प्रेज़िडेंट को देते हैं और इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है जो देश की गवर्नमेंट को रन करते हैं। लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, यानी कि अगर 5 साल तक काउंसिल ऑफ मेंबर्स और प्राइम मिनिस्टर के पास हाउस की मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट होता है, तो उस गवर्नमेंट का टर्म 5 साल का होगा। लेकिन अगर मेंबर्स अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर देते हैं, तो उस हाउस को 5 साल से पहले ही डिसॉल्व किया जा सकता है और यही रीज़न है कि इसे लोअर हाउस या टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। इसमें एक बात ये ध्यान रखने की योग्य है कि इमरजेंसी इम्पोज़्ड होने के कारण इस केस में गवर्नमेंट ये टर्म 5 साल से ऊपर भी बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये थी बात लोकसभा के स्ट्रक्चर, कंपोज़िशन और गवर्नमेंट फ़ॉर्मेशन की। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को कौन चलाता है? इसे चलाने के लिए लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के प्रोविज़न्स बनाए गए हैं। ये दोनों ही मेंबर्स हाउसेस के मेंबर द्वारा ही चूज़ किए जाते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी रखती है, उसी पार्टी का मेंबर लोकसभा का स्पीकर भी बनता है। लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी बाकी मेंबर्स की तरह अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से इनकी लोकसभा की मेंबरशिप चली जाए, तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट से भी हटा दिए जाते हैं। स्पीकर अपना रेज़िग्नेशन डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर अपना रेज़िग्नेशन स्पीकर को देकर भी इस पोस्ट से हट सकते हैं। 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद अगर इनके रिमूवल का रिज़ॉल्यूशन लोकसभा से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि टोटल मेंबर से 50% से ज़्यादा इ इ इसकी मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया जाए, तो इन्हें इनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलावा प्रेज़िडेंट द्वारा भी एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं, जिसका काम होता है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा को प्रिसाइड करना, लोकसभा मेंबर्स को अपॉइंट करना और पोस्ट ऑफ स्पीकर के लिए एक्शन कराना। जनरली ये ज़िम्मेदारी लोकसभा के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को सौंपी जाती है। अब लोकसभा के ऊपर इस डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि लोकसभा से किस तरह देश की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब हम समझते हैं कि पार्लियामेंट के दूसरे हाउस यानी कि राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस या परमानेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इसका कंपोज़िशन कैसा है। इसका कंपोज़िशन आर्टिकल 18 में मेंशन किया गया है। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट होकर के आते हैं। जो भी मेंबर राज्यसभा में इलेक्ट होना चाहता है, उसे किसी स्टेट से अपना नॉमिनेशन फाइल करना होता है। नॉमिनेशन फाइल होने के बाद उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं। इस वोटिंग के लिए
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम में किसी एक कैंडिडेट के लिए वोट नहीं किया जाता, बल्कि हर कैंडिडेट को प्रेफ़रेंस के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इसके बाद जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी मेंबर से वोट्स किया होगा, उस स्टेट से राज्यसभा मेंबर इलेक्ट हो जाता है। 250 में से बाकी बचे हुए 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा में नॉमिनेट होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उस पर्सन के पास लिटरेचर, साइंस या आर्ट ऑफ सोशल फील्ड होनी चाहिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उदाहरण के लिए गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर या फिर रेखा जी और लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी को राज्यसभा की मेंबरशिप नॉमिनेट करके दी गई थी। अब बात करते हैं राज्यसभा के टर्म की या इसके ड्यूरेशन की। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 में मेंशन किया गया है, राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। यही रीज़न है कि इसको परमानेंट हाउस या अपर हाउस कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके मेंबर्स हमेशा के लिए राज्यसभा की मेंबरशिप रखेंगे, बल्कि हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और इस तरह से हर एक मेंबर का टर्म सिर्फ 6 साल का होता है। राज्यसभा को चलाने का काम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का होता है। इनके बारे में आजकल आर्टिकल 89 में मेंशन मिलता है। बात करें अगर राज्यसभा के चेयरमैन की, तो इंडिया के वाइस प्रेज़िडेंट ही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन वहीं पर राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। और वाइस प्रेज़िडेंट की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन ही राज्यसभा को कॉन्शियस को सँभालते हैं। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेज़िडेंट को रिमूव करने के लिए एक नोटिस इश्यू किया जाता है। इस नोटिस के 14 डेज़ बाद ही रिमूवल के लिए रेज़ोल्यूशन को राज्यसभा में मूव किया जा सकता है। अगर रिज़ॉल्यूशन राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए 50% से ज़्यादा मेंबर्स की सहमति मिल जाती है, तो ये रिज़ॉल्यूशन राज्यसभा से पास हो जाएगा। इसके बाद ये रिज़ॉल्यूशन लोकसभा जाता है, जहाँ पर प्रेज़िडेंट और वोटिंग मेंबर्स में से अगर 50% से ज़्यादा वोटिंग मेंबर्स इस पर एग्री कर जाते हैं, तो वाइस प्रेज़िडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। वाइस प्रेज़िडेंट की पोस्ट से रिमूव होने के बाद ही उनके राज्यसभा की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का दर्जा भी समाप्त हो जाता है। वहीं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कई तरीके से इस पोस्ट से हट सकते हैं। अगर उनकी राज्यसभा की मेंबरशिप खत्म हो जाए तो वो डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सकते। साथ ही वो रेज़िग्नेशन देकर भी अपनी पोस्ट को वैकेट कर सकते हैं। लेकिन उनको रिमूव करने के लिए 14 डेज़ के नोटिस पीरियड के बाद रिज़ॉल्यूशन राज्यसभा में लाया जाता है। और अगर इस रिज़ॉल्यूशन पर राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप में से 50% से ज़्यादा मेंबर ध्यान रखें कि जिस टाइम पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अगेंस्ट रिज़ॉल्यूशन कंसिडरेशन होता है, उस समय पे राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड नहीं कर सकते। साथ ही राज्यसभा में इनमें बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार होता है और किसी भी मैटर पर ये वोट नहीं कर सकते। लेकिन तो उससे सवाल ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट लोकसभा में फ़ॉर्म होती है, तो राज्यसभा की नीड क्या है? तो देखिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैरेक्टर रखता है। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा माना जाता है कि सेकंड हाउस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और राज्यसभा की यूटिलिटी जानकर आप ये समझ जाएँगे कि क्यों राज्यसभा इतनी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में मेंबर बनने के लिए कैंडिडेट्स को जनरल इलेक्शंस को जीत कर आना पड़ता है, यानी पब्लिक डायरेक्टली उनके लिए पब्लिक वोट करती है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसलिए सीनियर पॉलिटिशियंस जनरल इलेक्शंस नहीं जीत पाते हैं, तो भी वो पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं। इसकी वजह से एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड मेंबर्स भी जनरल इलेक्शन हारने के बाद पार्लियामेंट का पार्ट भी बन सकते हैं। एग्ज़ाम्पल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी पूरी लाइफ में एक जनरल इलेक्शन लड़ा था, वो भी 1999 में साउथ दिल्ली सीट से। लेकिन मनमोहन सिंह जी ये इलेक्शन हार गए और लोकसभा मेंबर नहीं बन पाए। इसके बाद 2004 में वे प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन पाए क्योंकि उन्हें असम की सीट से राज्यसभा मेंबरशिप मिली थी, वरना मनमोहन सिंह कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। इस तरह बीजेपी गवर्नमेंट के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली भी अमृतसर सीट से जनरल इलेक्शन को लड़ा था, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। इसके बाद वो राज्यसभा मेंबर बनकर पार्लियामेंट का पार्ट रहे और फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी और कार्यभार संभाला। राज्यसभा की दूसरी यूटिलिटी ये है कि ये हाउस लोकसभा की चेक एंड बैलेंस रखने का भी काम करती है। लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरे हाउस प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि दोनों हाउसेस से बिल पास होने के बावजूद अगर प्रेसिडेंट उस पर
अपनी एग्री ना करे तो वो बिल नहीं बना सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर ही प्रेज़िडेंट काम करते हैं। लेकिन तीसरे हाउस के रूप में प्रेज़िडेंट के पास बहुत सारी पावर्स और अथॉरिटी भी होती है और इन पावर्स में एक वीटो पावर भी है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी लेजिस्लेशन को रोक सकते हैं। तो ये थी सेंट्रल लेजिस्लेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल आरवी स्टडी स्टूडियो।